नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम स्पेशल चुनाव कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पूर्वोत्तर के रण में कौन बाजी मारेगा ये कुछ देर में तय हो जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड राज्यों में किसकी बादशाहत होगी ये तो फाइनल नतीजे बताएंगे, मगर तेजी से तीनों राज्यों के जो चुनाव नतीजे हैं वो आ रहे हैं। अगर रुझानों को देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत में दिख रही है, और अगर रुझान ही नतीजों में यानी रिजल्ट्स में बदलते हैं तो तीनों राज्यों में गठबंधन सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन सकती है। यानी तीनों राज्यों में फिर से डबल इंजन की सरकार हो सकती है। मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा आगे चल रहे हैं, वहीं त्रिपुरा में टाउन बोर्दोवाली सीट पर मुख्यमंत्री मानिक साहा आगे हैं। लगातार इस पर चर्चा हो रही है। चुनाव के नतीजे तेजी से बदलते भी जा रहे हैं, बढ़ते भी जा रहे हैं। रुझान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन आगे है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें, त्रिपुरा में बीजेपी प्लस को 40 सीटें, लेफ्ट को 7 सीटें मिल रही हैं। त्रिपुरा मोथा 13 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी का गठबंधन आगे है। एनडीपीपी नागालैंड में 50 से ज़्यादा 51 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस वहां पर सिर्फ 1 सीट पर है। एनपीएफ को 8 सीटें मिली है। मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे है। अदर्स को 22 मिली हुई हैं। वहां पर एनपीपी 18 सीटों के साथ आगे है। तो एनपीपी और बीजेपी क्या वहां मिलकर सरकार बनाएंगे? तो इस तरह से वहां भी बहुमत है। तीनों ही जगहों पर 60 सीटें हैं। 60 सीटों की विधानसभा है। मेघालय में 59 सीटों पर हो रहा है क्योंकि एक पर चुनाव टल गया था। नागालैंड में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही निर्विरोध उम्मीदवार जीत चुके हैं। तो तीनों जगह की स्थिति आप साफ देख रहे हैं स्क्रीन पर। त्रिपुरा में 60 सीटों में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे चल रही है, यानी कि रास्ता साफ हो गया। अगर रुझानों से देखें वहां पर फिर से सरकार बनने का। कांग्रेस लेफ्ट को बहुत कम 9 सीटें मिल रही हैं, और टिपरा मोथा जो नई पार्टी के तौर पर वहाँ पर रीजनल पार्टी के तौर पर आई थी प्रद्युमन देवबर्मन की, उसको 11 सीटों पर है। अदर्स का कोई खाता वहाँ पर खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर है। एनपीपी 18 सीटों पर है। अदर्स को 22 सीटें मिल रही हैं, जबकि नागालैंड में एनडीपीपी को प्लस जो है उसको 49 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के पास 1 सीट है। एनपीएफ के पास 8 सीटें हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई दें, अगरतला से तस्वीरें आ रही हैं, जो काउंटिंग की तस्वीरें हैं। काउंटिंग सेंटर से वोटों की गिनती का काम तेज़ी से चल रहा है। तीनों ही राज्यों में विधानसभाओं का जो सीट है, दायरा है, वो छोटा है। छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, तो चुनाव नतीजे जल्दी आ सकते हैं। वरिष्ठ सहयोगी रवि सराफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सराफ कांग्रेस को और हिंदुस्तान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। रवि साहब, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, नरेंद्र मोदी ने, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वो जल्दी जाती नहीं है, और जहां से कांग्रेस की सरकार चली जाती है वहां वो जल्दी आती नहीं है। क्या ऐसा ही हो रहा है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में, तीनों राज्यों में पूर्वोत्तर के? बिल्कुल विजय जी, ऐसा कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जहां कांग्रेस का किला माना जाता था, गढ़ माना जाता था, वहां से कांग्रेस पार्टी बहुत दूर होते हुए नजर आ रही है। और आज के जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, वो भी ये दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो किला था नॉर्थ ईस्ट का, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और पहले भी जो नतीजे आए थे उससे साफ हो चुका था कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस पार्टी से दूर हो चुका है। एक बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस का जो आला कमान है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो शायद नॉर्थ ईस्ट के चुनावों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हुए नजर आए। क्योंकि हमने देखा राहुल गांधी एक बार जाते हैं सिर्फ प्रचार करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी 1 दिन का दौरा होता है एक प्रचार के लिए। और इन दोनों नेताओं के अलावा अगर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, तो वो नॉर्थ ईस्ट से बहुत दूर नजर आते हैं। हिमाचल अभी ताज़ा उदाहरण है। हिमाचल जब चुनाव हो रहे थे तो प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, वहाँ पर लगातार प्रचार कर रही थी। संगठन से लेकर टिकट देने तक में उनकी नज़र थी कि किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। पर इस पूरे तीनों राज्यों के जो महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं, 180 सीट है, तो बहुत बड़ा चुनाव हुआ है। और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की अगर बात हो, गठबंधन की बात हो, टिकट देने की बात हो, प्रचार करने की बात हो, तो कांग्रेस आला कमान बहुत
दूर नजर आया है जी। इन तमाम मसलों पर, और कोई बड़ा नेता वहां पर लगातार प्रचार करता हुआ और संगठन को बुनता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया। आपने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी लोग वहां पर कैंप किए हुए थे और लगातार प्रचार कर रहे थे, और स्थानीय मुद्दों को खास तौर पे उठाने की कोशिश की जा रही थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो दर्द है उसे उठाया जाए, ना कि जो नेशनल इशू है और दिल्ली की जो बातें वो किया जाए। तो ये एक बड़ा उदाहरण रहा, और एक रवि इसी वजह से लगातार नॉर्थ ईस्ट से पिछले 6 महीने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, जिसको आपने भी बहुत बेहतर तरीके से कवर भी किया था और आप उसमें लंबे हिस्से तक रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी और जब दूसरी पार्टियां ये कहे कि भारत जोड़ो यात्रा करें और सुदूर जो उत्तर पूर्व है, पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट है, उससे कांग्रेस दूर रहे, तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं मानती है कांग्रेस पूर्वोत्तर को, जो एक जमाने तक भारतीय जनता पार्टी के लिए समझा जाता था? बिल्कुल, देखिए इस बात का कई बार जिक्र हुआ है और कांग्रेस के नेताओं से पूछा भी गया है। तो एक बार बार जिक्र इस बात का किया जाता है कांग्रेस की तरफ से कि अभी हम कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर चलें, दूसरी यात्रा एक और होगी जिसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर हम गुजरात तक चलेंगे और पूरी भारत की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस बात का जिक्र किया जाता है। पर जहाँ तक चुनाव को अगर देखें तो चुनाव को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, जितनी सक्रियता होनी चाहिए, उतनी सक्रियता नहीं हुई। और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, इनसे ही समझ लेते हैं सीधा सीधा कि आपने इतना, जगदीश जी हमारे साथ हैं, जगदीश जी आपने चुनाव को इतना गंभीरता से क्यों नहीं लिया? नॉर्थ ईस्ट बहुत खूबसूरत पार्ट है देश का, और चुनाव में आपके बड़े नेता नहीं जाते, आप लोग नहीं पहुंचते हैं। देखिए, चुनाव को तो हम गंभीरता से लेते हैं, लोगों के मुद्दे भी उठा रहे हैं। हम दुखी हैं कि महंगाई कहाँ जा रही है, जीडीपी कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है, किसान का क्या हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापार खत्म हो रहे हैं। हमें चिंता है, क्योंकि किसी सदी में ले जाने की राजीव गांधी जी ने बात करी थी, कैसे जाएंगे। पर कहीं ना कहीं हर बार मैं बार कहता हूँ, सुबह मैंने 6 बजे भी आपको कहा कि चुनाव आते हैं, फिर एग्जिट पोल आते हैं, फिर हम हार जाते हैं। और इजराइल के लोग भी चिल्ला के कह रहे हैं, जब तक हम सही दिशा में नहीं लड़ेंगे, जब तक हम ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम जीतने वाले नहीं। आज भी चुनाव होंगे, हम हारेंगे, कल भी चुनाव तो आप अभी तुरंत आप हिमाचल जीते हैं और आप बोल रहे हैं कि अब चुनाव नहीं जीतेंगे आप। मैं हिमाचल में था, वहाँ की जनता ने नारा दिया था, कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8, 68 टोटल सीट थी। जब 12 बजे तक ये 25 तक आ गए तो भी मैं समझ रहा था। और फिर कहीं ना कहीं इतना तो बेदर्दी नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो हमें भी दाना डालेंगे, शोर ना मचे। एक आधे 5 स्टेट जीतेंगे तो एक आधी हमें भी देंगे। ऐसा नहीं कि विपक्ष बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, उनको पता है बिल्कुल खत्म कर दे और ज़्यादा शोर मचेगा। मुझे ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट आपके बड़े नेता क्यों नहीं गए, प्रचार क्यों नहीं किए? क्या सीरियस नहीं लेते आप लोग नॉर्थ ईस्ट को? देखिए, राहुल जी वहाँ गए और मुकुल जी वहाँ हैं, मनीष चतरथ जैसे बहुत बड़े नेता वहाँ हैं, जिसका परिणाम सामने। चतरथ बड़े नेता आपके? जैसे बहुत बड़े भाई, ऐसे नेताओं को भेजोगे मनीष चतरथ जैसे, तो रिजल्ट परिणाम भी ऐसे आने। कहीं ना कहीं चुनाव को हम चुनाव की तरह नहीं लड़ रहे हैं, हम हर बार हार रहे हैं पिछले 9 साल से। और हमारा नेता राहुल गांधी इतना चिंतित है, इतनी मेहनत करता है, पैदल चल दिया है और लोग जुड़े हैं। और फिर आप कहोगे फिर भी हम मार रहे हैं। सही मायने तो है कि हमें लड़ना इस तरफ है, हम लड़ उस तरफ रहे हैं। हमें लड़ना ईवीएम से है, हम लड़ रहे हैं आपस में। इस लड़ाई को भी देखना पड़ेगा और मोदी जी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। विष्णु भगवान भी जब तक ईवीएम मशीन है मोदी को नहीं हरा सकते, मैं दावे से कहता हूं। और हार का क्या, हर चुनाव की हार का मैं पहले ले लेता हूं। अगले चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसका भी सबका हार का जिम्मेदारी लेता हूं। फिर तो कांग्रेस रवि एक सवाल मैं समझना चाहता हूं जगदीश शर्मा जी से। जगदीश शर्मा जी से एक सवाल, यदि आपके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं समझना चाहता हूं कि वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता देश की है या कांग्रेस लीडरशिप को लेकर है? वो दुखी किस बात से है कि कांग्रेस लीडरशिप उनके साथ? विजय जी, मैं सवाल कर लेता हूं। विजय जी एंकरिंग कर रहे हो, आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो दुख है, जो आप जाहिर भी कर रहे हैं, दुख नेताओं से है, आपकी जो पार्टी के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं, या फिर और कुछ वजह है? दुख तो मुझे नहीं विजय जी, कहीं ना कहीं आपको भी होगा। आप पेट्रोल डीजल भी खरीदते होंगे, राशन भी खरीदते होंगे, आपकी बीबी अगर शादी है तो डांट भी मारती होगी, महंगाई कहाँ जा रही है। दुख तो पूरे देश को है, दुख में डूबा हुआ देश। और दुख इस बात का भी है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान लूट रहा है और भारत बर्बाद हो रहा है। क्या सरदार भगत सिंह कहीं होंगे तो आज रो नहीं रहे होंगे? इनके लिए मैं फांसी पे चढ़ा था, इन लोगों के लिए फांसी पे चढ़ा था। कहना कि दुख होना चाहिए, जो भारत से प्यार करता उस हर आदमी को दुख है और जायज है। ठीक है जब तक हम ये सावरकर के समर्थक हैं, जो नथुराम गोडसे के समर्थक हैं, इनको बाहर नहीं भेजेंगे, दुख रहेगा, क्योंकि देश हमने बनाया है।
ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि आपने जगदीश साहब से भी बात की और उनका रुख हमारे सामने रखा। मेरे सहयोगी दीपक चौबे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। दीपक चौबे भारतीय जनता पार्टी के एक एक रणनीति को, एक एक कदम को बहुत बारीकी से समझते हैं। दीपक, तीनों राज्यों के लिए बेहतर खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, क्या त्रिपुरा में यही नतीजे होते अगर मुख्यमंत्री विप्लव देव को नहीं बदला जाता? जी बिल्कुल, देखिए, और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। और लगातार जिस तरीके से एक बीजेपी ने एक स्टैंड तैयार किया है कि जब भी चुनाव होते हैं उससे 1 साल या 1.5 साल पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है और रिजल्ट आता है। अगर आप देखेंगे कि हालांकि हिमाचल का मुख्यमंत्री नहीं बदला गया, पर जब गुजरात के मुख्यमंत्री बदले गए थे तो वो भी था। उसके बाद जो लगातार एक त्रिपुरा में जो एक नाराज़गी थी जो सीएम को लेकर थी, और जो आला कमान को नाराज़गी थी, उसके बाद सीएम को चेंज किया गया। हालांकि उसके बाद उनको प्रभारी हरियाणा का बना दिया गया। लगातार ये भी चर्चा चल रही थी कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। पर जो त्रिपुरा के जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे पार्टी अस्वस्थ है और उसका ये कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और देखिए, उसके बाद अगर बात की जाए तो नागालैंड में 2012 में जहां 12 सीटें थी, इस बार वो बढ़कर करीब ज़्यादा बहुमत से ज़्यादा के आंकड़े के आसपास आ रही है। तो लगातार जो बीजेपी की जो तैयारी थी तीनों राज्यों में, वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्लस पॉइंट होता जा रहा है। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें बीजेपी को एक बढ़त मिल रही है। त्रिपुरा में हालांकि उसने 2018 में जो लेफ्ट का जो किला था उसको ढहाया था। उसके बाद अब बात की जाए तो लगातार वो पूर्वोत्तर में विकास की बात की जाए हो, चाहे वो लगातार कहते थे कि डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ पहुँचते हैं, रैली कवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे जो सहयोगी रवि शराफ थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस मजबूती के साथ नहीं लड़ती। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बस यही अंतर है कि बीजेपी जो है वो एमसीडी का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव वो पूरी मजबूती के साथ लड़ती है और वो दिखाती है कि हमें कितना पावर है। वो अपने पूरे कैबिनेट को उतार देती है। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ था तो उसने कई केंद्रीय मंत्रियों को, यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ऐसे कई मुख्यमंत्रियों को दिल्ली भेजा और चुनाव प्रचार में कहा कि आप चुनाव प्रचार करिए। ठीक है दीपक, समझाइए मुझे बात। ये तो ठीक है कि बीजेपी हर चुनाव को अच्छे से लड़ती है, लेकिन सब चुनावों के नतीजे एक तो नहीं होते। हिमाचल में भी अच्छे से लड़े थे, लेकिन हिमाचल में हार गए थे। ठीक है, लेकिन मुझे समझाइए कि नागालैंड में एनडीपीपी इस बार इलेक्शन अलग लड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नतीजों से पहले ही एनडीपीपी और बीजेपी को साथ समझ रही है। ये कहाँ से दोस्ती अचानक फिर हो गई? चुनाव से पहले लड़ रहे थे, अब आज सुबह जब हुई है, नागालैंड में जो है देश का सूरज सबसे पहले उगता है। ठीक है, तो वो सूरज उगने से पहले भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल गई कि एनडीपीपी के साथ फिर से जाएंगे। जी बिल्कुल। और विजय जी, एक वो कुछ दिन पहले बड़ा एक चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर पे ट्रेंड होता था कि जहां सरकार नहीं है वहाँ पे भी बीजेपी सरकार बना लेती है। वही हालांकि जो सहयोगी है उनसे नाराज हो जाते हैं, बट जब अगर बात होती है कि जब सरकार बनाने की आती है तो वही सहयोगी उनके सपोर्ट में रहते हैं। अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी ऐसे हुआ था, जब दुष्यंत चौटाला अलग हो गए थे, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसके बाद वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आकर उनको डिप्टी सीएम का पद मिल गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी मान के चलती है कि अगर ऐसे आते हैं तो उनको फिर अलग से रुझान दे दिया जाएगा। तो इस हिसाब से पूरी तैयारियां चल रही हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे तो उसके बाद जो रणनीति होगी वो अलग होगी। देखिए, हमारे साथ ना बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, धनंजय जी, वो भी आ चुके हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। विजय जी, देखिए, रुझान जो आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं। आप अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार एनपीए के साथ या फिर जो गठबंधन के साथ आप लोग पहले टूट जाते हैं, उसके बाद फिर जब बहुमत नहीं आता तो आप चले जाते हैं उनके साथ। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि जनता हमारे साथ है और लोकमत, जनमत, बहुमत, अभिमत हमारे साथ है। और हमें विश्वास है कि जब तक रिजल्ट आएंगे परिस्थितियाँ और बेहतर होंगी और फाइनल नतीजों में जब ये तब्दील होगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और रही बात लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है, विचारों के असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। जब कोई असहमति हो तो कोई अपने रास्ते अलग कर लेता है, लेकिन जो राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में, विकास के हित में और पूरब में जिस तरह से विकास का सूर्योदय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, पहले जिस सूर्योदय तो शुरू से सृष्टि के आरंभ से पूरब में ही होता है, लेकिन पूरब में विकास का सूर्योदय कभी नहीं हुआ था। विकास पूर्वोत्तर होता चला गया, लेकिन हमसे जितना दूर
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की परिपाटी के साथ जिस तरह से पूर्वोत्तर को, भारत के हर भूभाग को, हर क्षेत्र को जिस तरह से उन्होंने एक महामंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे जोड़ा है, उसे हर आदमी अनुभूत कर रहा है कि हम भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। भारत और भारतीयता की जीत हो रही है और इस जीत में भारतीय जनता पार्टी की जीत निहित है, निश्चित है कि हम जीतेंगे। पर चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाता है, फिर जैसे रिजल्ट आते हैं तो लगता है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती तो गठबंधन कर लेती है। उदाहरण हरियाणा भी था और कई राज्य थे। इस बार क्या लग रहा है आपको? अपेक्षाओं का अधिक होना कोई अपराध नहीं है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना भी कोई अच्छी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान करती है और समान विचार को एक प्रदेश के और देश के विकास में सहयोग करने के लिए, सतत प्रयत्नशील रहने के लिए जो भी लोग आते हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो रुझान है, नतीजे जब आएंगे तो इससे बेहतर परिणाम की हम अपेक्षा रखते हैं कि इससे बेहतर भी परिणाम होंगे और हम अच्छे से, पिछली बार से ज़्यादा अच्छी मेजोरिटी के साथ। तो जाहिर सी बात है विजय जी, देखिए अभी अगर बात की जाए तो जब परिणाम आएंगे तो वो जाहिर सी बात है अच्छे परिणाम आएंगे, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। हालांकि अगर बात की जाए तो बीजेपी में जो है वो सिर्फ प्रवक्ता हैं, जो एक शोर शराबा होता है वो अभी चालू नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंतजार है कि जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तब आतिशबाजी होगी, तब ढोल नगाड़े होंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी सिर्फ बीजेपी इंतजार कर रही है कि अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद जो जोश की तैयारी है, जो आतिशबाजी की तैयारी है, उस पर थोड़ा सा विराम अभी वो तो ठीक बात है कि अभी ढोल नगाड़ों का टाइम नहीं आया, क्योंकि अभी जो टैली दिख रही है वो बहुत ज़्यादा उत्साह वाली नहीं है। संभावनाएं ज़्यादा है, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ और समझाइए, प्रवक्ता तो यहाँ पर हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल रात को कॉनराड संगमा से मुलाकात की है मेघालय में, समझे? तो कॉनराड संगमा और आवाज नहीं आ रही दीपक, मैं समझना जी दीपक, आवाज मिल रही है मेरी? जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि प्रवक्ता यहां पर हैं, ढोल नगाड़ों का आप इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा कॉनराड संगमा से मेघालय में मुलाकात करते हैं, इसका क्या मायने हैं? कल शाम को उन्होंने मुलाकात की है। बिल्कुल, अगर और जिस तरीके से देखिए अगर बात की जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस तरीके से पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही है, और खासकर अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तरीय राज्यों में जिस तरीके से हेमंत शर्मा की एक भूमिका है और जो एक हिंदूवादी आजकल उनकी जो छवि है उसको लेकर, आपने इससे पहले भी देखा हुआ कि जब शिवसेना से अलग हो गए थे एकनाथ शिंदे, तो वहाँ खुद हेमंत बिस्वा शर्मा गए थे। बड़ी खबर आ रही है, मेघालय में सभी 60 सीटों के रुझान साफ हो गए हैं। 59 सीटों पर वहाँ पर चुनाव हुआ है, एक सीट पर नहीं हुआ था, उसमें सभी रुझान साफ आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें 11 सीटों पर आगे दिख रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर है, एनपीपी 16 सीटों पर और अदर्स के पास 27 सीट्स है। यानी वहां पर एक त्रिशंकु स्थिति फिलहाल बन रही है। किस तरह से सरकार बनती है, क्या भारतीय जनता पार्टी कॉनराड संगमा के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, संगमा साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की वो तैयारी कर रही है, या दूसरा गठबंधन बन सकता है, ये देखना अभी टाइम लगेगा जब तक कि नतीजे पूरे साफ नहीं आ जाते। नागालैंड में भी 60 सीटों के नतीजे रुझान जो हैं वो साफ हो गए हैं, जिसमें एनडीपीपी को 49 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी के पास बहुत कम है, 2 सीटें हैं, एनपीएफ के पास 7 है और अदर्स के पास 2 सीटें हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी आगे है, गठबंधन 35 सीटों पर आ गया 60 से, और आईएनसी लेफ्ट के पास 14 सीटें हैं, टिपरा मोथा के पास 11 सीटें हैं। तो ये रुझान अभी साफ दिखाई दे रहे हैं और इससे सरकार बनने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये नतीजे नहीं हैं, अभी कोई नतीजे नहीं आए। पहले राउंड की वोटिंग हो चुकी है, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बनाने की संभावना के साथ दिख रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे चलते हैं विदेश मंत्रियों के साथ जो बैठक हो रही है G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। And in our infrastructure, the G20 has a critical role to play in finding the right balance between growth and efficiency on one hand and resilience on the other. We can reach this balance more easily by working together. That is why your meeting is important. I have full trust in your collective wisdom and ability. I am sure that today's meeting will be ambitious, inclusive, action-oriented
and will rise above differences. I thank you and wish you all the best for a productive meeting. प्रधानमंत्री G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वोत्तर के चुनावों की। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47 बार 47 टाइम्स पूर्वोत्तर का दौरा किया है और वहाँ पर विकास के लिए एक तमाम तरीके के नए पैकेजेज, नए प्रोग्राम के अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, नए कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। 47 बार। देश में शायद पहली बार होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल में पूर्वोत्तर के राज्यों में 47 बार दौरा किया हो और शायद उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में फिर से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ती दिख रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा साहब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, आप कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा कि विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि बहुत विकास आपने किया है। आपकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन आपको अपने विकास पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदल दिया त्रिपुरा में। देखिए विजय जी, ऐसा नहीं होता। विजय जी, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने सवाल दूसरा पूछा है सिंह साहब, मैंने सवाल दूसरा पूछा है आपसे। विजय जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, चूंकि बहुत सारे चीजें, हाँ, डिबेट जिस विषय पे हो रहा है पहले उस पे मैं बोलूं। दूसरा मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए प्रयोगों को करती रहती है और भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं लेकर आई, विजय जी आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लाभार्थी वर्ग, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो किसी व्यक्ति से चिपकी हुई योजनाएं नहीं है। अगर कहीं कोई नाराजगी भी होती है तो वो व्यक्ति विशेष की होती है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी जो लाभार्थी वर्ग, योजना वर्ग जोड़ रखी है, वो किसी को भी चेंज कर सकती है। अगर हम आवास दे रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति के नाते, विधायक के नाते, सांसद के नाते, मुख्यमंत्री के नाते नहीं है हमारी योजनाएं। यह बेसिक अंतर है विजय जी। इस समय वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आवास की योजना है, जो विकास की योजना है, जो सड़क की योजना है, जो सुरक्षा की योजना है, वो योजनाएं ही सब पर भारी है और कोई नाराजगी अगर होती है वो व्यक्ति विशेष की होती है। विजय जी, सिंह साहब, मैं केवल आपसे समझना चाहता हूं, आपकी बात से मैं कोई नाराजगी नहीं कर रहा, ना इत्तेफाकी कर रहा हूं। आपकी योजनाएं सब अच्छी चल रही है, आपने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री सब पर भारी है तो ठीक है, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदला, मैं ये समझना चाहता हूँ। जब सब कुछ ठीक था तो वो विप्लव देव से भी जीत सकती थी ना। यदि प्रधानमंत्री सब पर भारी हैं, योजनाएं सब पर भारी हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के और योजनाओं के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? या तो पार्टी में नाराजगी थी, ये कह दीजिए। देखिए विजय जी, पार्टी जो होती है वो हमारी माँ है, हमारे परिवार का जो संगठन का मुखिया होता है। जैसे परिवार में लोग अपने अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य सौंपते रहते हैं, मुझे लगता है वो बहुत पारदर्शिता से इस बात को सोचना चाहिए। इस पे गहराई से अगर आप चिंतन करेंगे तो ये पाएंगे कि जो मातृरूप पार्टी है वो किसी को भी संगठन की जिम्मेदारी दे सकती है, सरकार और सत्ता की जिम्मेदारी दे सकती है। ठीक है सिंह साहब, तौर पे सरकार और सत्ता में रहते हुए अगर लोग किसी पे नाराज हैं तो वो व्यक्ति पे नाराज हैं, पार्टी पे नहीं नाराज हैं। तो थोड़ी बहुत अगर नाराजगी थी, मुख्यमंत्री से नाराजगी थी, ये कह रहे हैं ना आप? ठीक है विजय जी, आप तो पत्रकार हैं, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं भी 17 साल पत्रकारिता में रहा हूं, तो मैं ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता था। लेकिन मैं कहूंगा पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसमें एसएन सिंह भी है, उसमें एबीसीडी कोई भी है, रत्नेश मिश्रा जी, जो पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वो पार्टी के विकास के नाते जुड़े हैं। विजय जी, मैं एक बात कहूंगा, आप देखिए हम इस चुनाव में भी विकास की योजना को लेके जा रहे हैं। हम 11,000 करोड़ का जो नेशनल हाईवे दिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 1300 करोड़ के ये बहुत हो गई सर चर्चा, सिंह साहब ये चर्चा बहुत हो गई। हम उस पर चुनाव लड़े, हम तो हेस पर चुनाव नहीं लड़े, हमने 300 करोड़ सड़कों के लिए दिया। आप देखिए 100% बिजली नॉर्थ ईस्ट में है, हम उस विकास को लेकर गए थे। 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करके अगर हम दे रहे हैं तो हम उस विकास को लेकर साहब ये प्रवचन चुनाव से पहले के लिए बहुत ठीक है, इस पर बात हो गई। अभी हम दूसरा सवाल कर रहे थे। खैर, रत्नेश मिश्रा जी, आपके पास बहुत देर से मैं आना चाहता था लेकिन समझ नहीं आ रहा था आपसे क्या पूछूं। आपके पास कुछ है, क्या बोलेंगे आप बताइए।
नेता नहीं, नतीजे नहीं, कुछ भी तो नहीं है। अरे सर सुन तो लीजिए जी। अगर मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो आप मुझे बुलाते ही नहीं, ठीक है। बोलने के लिए है, इसीलिए आपने जी बुलाया है। बोलिए। देखिए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंह साहब को सुन रहा था, जी तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो प्रमुख है वो सब कुछ होता जी। है। तो आपका प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है या संघ का मुखिया यानी भागवत जी है? मेरा पहला प्रश्न आपसे था, उत्तर अभी जब आपका नंबर आए तो दीजिएगा। जी। अरे भाई दूसरी चाय बात- चाय अरे भैया भैया अरे ठीक भैया है, अभी मैंने अरे रत्नेश जी को बोलने दीजिए। जी अभी आपका नंबर आएगा, जी। काफी लंबा बोला है भैया आपने। छाता लेके अरे सोनिया भैया जी के सुन तो पीछे आप खड़े रह रहे हैं। भैया छाता लेके आप भैया सोनिया मेरी जी बात के को पीछे कंप्लीट खड़े रह रहे हैं। सिंह सब साहब, लोग ये देख रहे भारतीय हैं कि जनता रिमोट पार्टी के लोगों कंट्रोल की किसे यही हाथ दिक्कत में है अरे भाई। सिंह साहब आप बोलने अपनी देख दीजिए। लीजिए। अरे सिंह साहब प्लीज अरे- रत्नेश जी को बोलने दीजिए। जी नहीं याद तो दिलाना अरे पड़ेगा। भाई ये तो मैं बताना आप दिला देना पड़ेगा। याद ये बाद तो में। वो कहे जो आपका साफ नंबर सुथरा हो। आएगा एहसन हाँ, जब आप सिंह बोलना- साहब आपका नंबर अरे आएगा, हमारा बोलिए, नंबर जवाब तो दे जनता ने दीजिएगा। ले सिंह दिया साहब, है। आपके नंबर प्लीज। को तो जनता ने काटा है। ठीक है सिंह साहब प्लीज उनको आपसे बोले। चर्चा हो रही है, आप अपने बारे में बताइए कि किन विषयों अरे को लेकर सिंह साहब, गए मैं- आप ठीक है। वहाँ पे। अरे किस मैं चीज आपसे को लेकर कुछ आप भी ना चुनाव लड़ पूछूं। रहे हैं? सिंह भारतीय साहब- जनता पार्टी क्या कर रही है दूसरी उसके बात- परिणाम अच्छा, को ठीक हम है। दूसरी बात- ऐसा उस सिंह साहब परिणाम के फल को प्राप्त करेंगे। आप अपनी ठीक चीजों है को बताइए। सिंह साहब प्लीज। जी रत्नेश जी को बोलने दीजिए। जी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही दिक्कत है कि मैं एक बात कहता हूँ, द्विवेदी जी, जब पूछ दब जाती है तो बिलबिला उठते हैं। अच्छा ठीक है आप दूसरा बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा नागालैंड में मैं आपको बेरोजगारी का एक आंकड़ा दे देता हूँ जी जो पिछली इनकी सरकार में रहा है। वहाँ के जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनमें बेरोजगारी की दर है 45.2%। जी वहाँ के जो ग्रेजुएट हैं उनमें बेरोजगारी की दर है 40.2%। और वहाँ अरे भाई 15 विजय साल जी से आप कह रहे थे 30 साल ये से- चुनाव अरे ये एहसन वोट साहब सुन पड़ने के लीजिए। पहले का मुद्दा आप क्यों था। बीच में बोल रहे हैं विजय भाई? जी, आप कह रहे थे क्यों बीच वोट में बोल पड़ने रहे के हैं? पहले का अरे, मुद्दा था। सिंह साहब, अरे एक बार आपको- बोलिए। आइए आपको- अब अपनी चीजों पे गजब आइए आदमी है भाई, भाई विजय जी। कैसे आदमी ठीक को है बैठा लिया सिंह साहब आपने? एक विजय मिनट जी बोलने आप कह रहे दीजिए। थे त्रिवेदी जी वोट कैसे पड़ने आदमी के को बैठा पहले लिया के आपने? मुद्दे हैं तो जनता इनको के जरा- बीच में लेकर जरा गए सा- होंगे ना जरा विजय सा जी। इनको- हाँ ठीक इनको है ठीक है राजनीति को- सिंह साहब एक पता मिनट नहीं बोलने कौन से दीजिए पत्रकार रहे हैं आप? उनको एक मिनट कौन से बोलने पत्रकार रहे हैं आप? जी ठीक है रत्नेश जी। अरे, अरे नाराज मत नहीं, होइए। रत्नेश जी। मोदी मीडिया वाले पत्रकार नहीं। तो नहीं रहे हैं आप? ठीक है आप बोलिए आपने नहीं, बात। नहीं, सुनना नहीं, वो अपनी घर से चले जाओ। सोनिया जी का झाड़ू अरे यार लगाने तुम्हें वाला, बता तुम्हारा सोनिया जी का नहीं, झाड़ू नहीं, लगाने भागवत वाला। को नहीं सिंह मानते साहब हो? इस तरह की बात मत चर्चा करिए। करिए, भागवत सोनिया को जी नहीं के मानते झाड़ू हो? लगाने की चर्चा मत नहीं, करिए। भागवत को एहसन नहीं सिंह मानते साहब, हो? प्लीज। एहसन सिंह बता दो तुम मोहन भागवत को ठीक अपना है। मुखिया मानते हो या नहीं? संजय राणा हाँ या साहब, ना? दोनों मैं को तो छोड़ बताऊं। दीजिए। अरे देखिए संजय हम राणा तो देश साहब। का अरे, सम्मान जी। करते हैं। अरे आप लोग तो त्रिवेदी जी, देश का ये अपमान लोग बात करते हैं। नहीं- खाली त्रिवेदी सोनिया जी जी, का इनको- सम्मान इनको करते हैं। देश बेनकाब का सिंह करने साहब, लगा तो करते बिलबिला हैं। उठे। चर्चा सिंह साहब, आपकी हो इनको रही है, बेनकाब चर्चा करने कहीं लगा पे तो और बिलबिला चले उठे। गए। अच्छा ठीक है आपको प्लीज। RSS से अरे दिक्कत बता है, दो तो आपको तुम्हारे भागवत नेता जी से तुम्हारे दिक्कत नेता है। भारतीय जनता आप ठीक है दोनों का माइक डाउन कीजिए। संजय राणा साहब ये बताइए कि जो नतीजे आ रहे हैं आपको लग रहा है कि जिस तरह की संभावना दिख रही थी क्या वही संभावना है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का आपने सुना है, नतीजे आप देख रहे हैं। विजय जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए इससे जब बात करते हैं नतीजों की, नतीजे एक्सपेक्टेड थे नो डाउट। जो अगर आपको सरप्राइजिंग वाले नतीजे जो है मेघालय में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बाकी मुझे त्रिपुरा तो 101% था कि बीजेपी और उसके पूरा लीड लेगी और तकरीबन 35 से 40 सीट पाएगी। उसका कारण था, देखिए ऐसा है कि आपको अगर आपने पुराना चुनाव कवर किया था तो आप देखेंगे कि जो तृणमूल कांग्रेस थी तकरीबन 0.3% वोट पाई थी और 0 सीट मिली थी उसको, लेकिन इस समय वो बहुत एग्रेसिवली लड़ी है। सेकंड जो मिस्टेक मुझे लगती है, कहीं ना कहीं मेरा अपना आकलन है, कांग्रेस के द्वारा किया गया वो अलायंस था कम्युनिस्ट के साथ। देखिए दो कांग्रेस और लेफ्ट हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध लड़े हैं। वहां पे त्रिपुरा में तकरीबन 25-30 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। आप कैसे सोच सकते हैं कि दोनों पार्टियों के वोट एक दूसरे पर पास हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये स्ट्रेटेजिकल फेल है। नंबर 3, देखिए कहीं ना कहीं आप जो संगठन में अभी रत्नेश जी के साथ पहले ही बैठा हुआ था, उनको मैं बताना चाहता हूं कि भैया संगठन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। संगठन कब मजबूत होता है? जब लीडरशिप तगड़ी होती है। लीडरशिप तगड़ी होती है तो मैसेजिंग होती है और उत्साह जो कार्यकर्ताओं में भरता, जब कार्यकर्ताओं में उत्साह भरता है तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट वोटर तक पहुंचता है, उसका जो सामने आता है उसका रिजल्ट वो इलेक्शन में दिखता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक आत्ममंथन करने की जरूरत है विजय जी, जो हमें लगता है कहीं ना कहीं कमी आ रही है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे देश का दूसरा पार्ट हो। कहीं ना कहीं संगठन में बिखराव है, संगठन में एकजुटता नहीं है, नेताओं की गुटबाजी है, जिसकी वजह से इनको खामियाजाना भुगतना पड़ा। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण विजय जी बात बोली थी, प्रधानमंत्री होकर के तकरीबन 50+ विजिट करना, लेकिन आप अगर कांग्रेस के नेता को
को देख लीजिए या किसी दूसरे बड़े पार्टी के नेता को देख लीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट तो छोड़ दिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनके 50 विजिट नहीं होंगे पिछले 5-6 सालों में। तो ये सब चीज़ दर्शाता है कि आप अपने प्रति कितने कमिटेड हो, आप अपने जनता के प्रति कितने कमिटेड हो, आप अपने कार्यकर्ता के प्रति कितने कमिटेड हो, आप विकास के प्रति कितने कमिटेड हो। ये सब चीज़ों का समावेश बन करके कहीं ना कहीं रिजल्ट में दिखता है। मेरा थोड़ा सा रुझान नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ का जो डेवलपमेंट का काम है, आपको छोटा सा आंकड़ा एक देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में रोड नहीं हुआ करती, आज तकरीबन 5 साल में बता रहा हूँ 3143 किलोमीटर 4 लेन की रोड बन गई। बताइए, पहाड़ी इलाके में 4 लेन का रोड बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उसका क्या होता है, कहीं ना कहीं रोजगार पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है और लोगों को टूरिज्म पे इम्पैक्ट होता है। और टूरिज्म बढ़ा है तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हो रहा है। देखिए, हम बोल देंगे कि क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू पार्टी है, ऐसा नहीं होता। जनता बहुत समझदार है, जनता पे हमें विश्वास करना चाहिए और जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग करके किसी पार्टी को जिता रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। और वो जनता इसलिए विजय जी जिता रही है, उनको लग रहा है कि उनके लिए कुछ कार्य हो रहा है। जी ठीक है, अभी जो चुनाव के रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें नागालैंड की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है इस वक्त की। त्रिपुरा से बड़ी खबर आ रही है कि त्रिपुरा के सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। सीएम जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, डॉक्टर माणिक साहा, वो आगे चल रहे हैं। चारलम सीट से भारतीय जनता पार्टी के जिष्णुदेव बर्मन वो आगे चल रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है बनमालीपुर सीट से बीजेपी के राजीव भट्टाचार्य आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा की सभी सीटों के रुझान आ गए हैं और इस समय 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी प्लस जो है 37 सीटों पर है। आईएनसी 14 सीटों पर है। टिपरा माथा जो पार्टी टिपरा मोथा वो 9 सीटों पर आगे चल रही है। मेघालय में 60 सीटों में एनपीपी जो है वो 31 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर है। कोनराड संगमा से हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की है। मेघालय के नतीजे क्या होंगे, लेकिन मेघालय शायद 60 सीटों पर पिछले 60 साल में एक महिला विधायक का इंतजार कर रहा है। पिछले 60 साल में जब 1963 में मेघालय बना तब से लेकर आज तक वहां पर कोई महिला विधायक चुनकर नहीं आई है। इस बार संभावना बताई जा रही है कि दीमापुर 3 सीट से एनडीपीपी की हिकानी जखालू शायद चुनाव जीत सकती है। लेकिन ये तो नतीजे बताएंगे कि क्या मेघालय को पहली महिला विधायक इस बार की विधानसभा में मिल सकती है। नागालैंड में एनडीपीपी को 50 प्लस सीटों पर यानी बहुत साफ बहुमत वहां पर मिला हुआ है। नेफ्यू रियो वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, वही चीफ मिनिस्टर होंगे या कोई और बनेगा, इसको भी देखना है। भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा में ग्राफ लगातार बढ़ा है। 37 सीट्स पर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये ग्राफ पिछली बार से अभी कम है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। क्या वहां सरकारें किस तरह से बनेंगी। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कल शाम को हुआ कि जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कोनराड संगमा मेघालय में उनसे बात की है, तो क्या वो गठबंधन आगे बढ़ सकता है, किस तरह से सरकार बन सकती है, उस पर चर्चा हो रही है। नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में क्या माणिक साहा को दोबारा नेतृत्व की जिम्मेदारी देगी अगर उनकी सरकार बनती है। टिपरा मोथा ने क्या भूमिका निभाई है, इस सब पर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से काम किया है। दूसरी बात है महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल में 47 बार उत्तर पूर्व का दौरा किया है। जी रत्नेश जी, आपको जोड़ना चाहते हैं, बताइए। जी देखिए त्रिवेदी जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बीच में बोलने ही नहीं दिया। तो मैं जो कह रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूँ। मुझे किसी अन्य चैनल पर भी जाना है। जी जो मैं कह रहा था कि वहाँ पर बेरोजगारी का एक डेटा दे रहा था। डेटा मेरा नहीं था, डेटा कांग्रेस पार्टी का नहीं था, डेटा सीएमआई का था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये ना बोल रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था उनकी संस्था नहीं है, कांग्रेस रत्नेश जी, सिंह साहब ये कह रहे थे कि ये जो आप डेटा बता रहे हैं ये चुनाव से पहले बता देते तो शायद कुछ नतीजा अच्छा होता। अभी बात आप ये कर रहे हैं कि कांग्रेस ये चुनाव क्यों नहीं जीत पाई, इस पर बेहतर होगा चर्चा इस पर कर ले। बाकी सब आंकड़े, इसीलिए मैंने सिंह साहब को भी कहा कि जो काम किया वो उन्होंने बता दिया, जो काम नहीं किया वो आपको चुनाव से पहले बताना था। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ जी। मैं आ जाता हूँ, मैं वही बात करूँ, बोल लेने दीजिए जी। एक तो सदन में वैसे माइक ऑफ करा देते हैं, कम से कम चैनल पे तो बोलने दीजिए। सर मैं कह रहा हूँ आप पार्टी पर पूरा बोलिए, 10 मिनट आप बोलिए जब तक आपका मन है। चलिए मैं पार्टी पे ही बोल रहा हूँ जी।
देखिए पार्टी पे बोलने का मतलब ये भी होता है कि मुद्दों पर भी बोला जाए। देखिए हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं या हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं या हो सकता है जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आ रहा विजय जी, तो इसका मतलब कतई नहीं होता है कि हम देश के और जनता के मुद्दों को उठाना बंद कर दें। नहीं बिल्कुल इसका मतलब तो ये हुआ नहीं जी। मैं मुद्दे तो उठाऊंगा ना। हो सकता है कि इस बार हमें आपका जो राज्यादेश है जनादेश है वो हमारे पक्ष में ना रहा हो, लेकिन क्या हो सकता है अगली बार हमारे पक्ष में आए जी। कि तुझे जनादेश का पक्ष में आना एक अलग बात है जी। मेघालय में सभी 59 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। उसमें एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 31 सीटों पर, यानी स्पष्ट बहुमत के लिए वो आगे दिखाई दे रही है। 59 सीटों में से 31 सीटों पर एनपीपी आगे चल रही है। इसके अलावा टीएमसी 13 सीटों पर, बीजेपी 8 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। मेघालय में भी सभी 59 सीटों के रुझान आ गए हैं। उसमें एनडीपीपी सबसे आगे है 50+। एनडीपीपी का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, कांग्रेस को 1 सीट है। जी मिश्रा साहब। जी त्रिवेदी जी, मैं वही कह रहा था। दूसरी बात, अभी जब वही पूर्वोत्तर में प्रचार करने गए थे तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम फ्री में सिलेंडर देंगे सबको। फ्री में तो देने की बात छोड़ दीजिए, जैसे इलेक्शन हो गया 50 रुपए और बढ़ा दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु ये बता दें कि तीनों प्रदेशों में सरकारें बनने के बाद वहाँ के लोगों को सिलेंडर 500 में मिलेगा और पेट्रोल उनके लिए सस्ता किया जाएगा, डीजल उनके लिए सस्ता किया जाएगा, जो खाद्यान्न तेलों की कीमतें बढ़ी हैं उनके लिए उनको सस्ता किया जाएगा, जो बेरोजगारी दर है उसको नियंत्रित किया जाएगा, युवाओं को सरकारी नौकरियों में संयोजित किया जाएगा। आप ये सब काम करें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए। हमने कब उसका विरोध किया? हमारा लक्ष्य केवल जनता के मुद्दों को उठाना होता है और हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे त्रिवेदी जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये मुद्दे उठाना गलत बात है तो फिर वो सरकारी एजेंसियों सीएमआई एनसीआरबी वगैरह को बंद कर दे। ठीक है यही सारे आंकड़े जारी करते हैं। अगर ये आंकड़े नहीं जारी करेंगे तो हम बताएंगे क्या? जी रत्नेश जी, आंकड़े देने बंद कर दिए। रत्नेश जी, मैंने सिंह साहब को भी इसीलिए रोका था कि चुनाव से पहले मुद्दों पर बात होती है, चुनाव के बाद इंट्रोस्पेक्शन पर बात होती है। आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहते, ये भी आपकी मर्जी पर, मुझे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। सिंह साहब बताइए। विजय जी मैं ये कहूंगा कि देखिए अच्छी बात है कि ये केवल हमारा आकलन करें, अपना नौ आकलन करें, ये इनकी समझ है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि चुनाव के बाद अगर विजय जी का रिपोर्टर हिमाचल में पूछता है, एक जिम्मेदार चैनल का रिपोर्टर पूछता है कि क्या यहाँ आप सेस कम करेंगे, क्या यहाँ टैक्स कम करेंगे, तो वहाँ इनके एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये सवाल आप मुख्यमंत्री से पूछिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य कर रही है और आपके चैनल पर जिम्मेदार बात कह रहा हूँ कि हम जनता के लिए कार्य करेंगे, जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे आ जाती है, सहयोगियों की सरकार जहाँ पे आ जाती है, वहाँ अपने विकास के नाते, अपने राष्ट्रवाद के कार्यों के नाते जाती नहीं है। और कांग्रेस अरे भाई हमने चीज बताइए, मैंने गलत ठीक है मिश्रा जी, अब हो गई बात आपकी। मुख्यमंत्री वहाँ पर है तो मुख्यमंत्री उस प्रश्न का जवाब देगा ना। ठीक है वो बात ठीक है। थोड़ी वहाँ पर मिश्रा जी हो गई बात आपकी। ठीक है सिंह साहब एक चीज, प्रभु ठीक है मिश्रा जी, मोदी ही नहीं है आपके यहाँ, मोदी सब कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री होता है वो भी बोलता है। ठीक है मिश्रा जी प्लीज, मोदी जी बोलते हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी बोलता है। ठीक है ये अपने यहाँ लागू करिए। हम जमीन मिश्रा जी ठीक है भाई, ठीक है मुख्यमंत्री बनाया गया है त्रिवेदी जी, तो मुख्यमंत्री उस प्रश्न का हाँ जवाब बिल्कुल देगा। ठीक बात है। सिंह साहब एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। जो प्रश्न मुझे प्रधानमंत्री जी से पूछना है, अगर मैं उस प्रश्न को यूपी के मुख्यमंत्री से पूछूंगा तो वो भी कहेगा कि प्रधानमंत्री जी के संसाधनों पे अधिकार बताएंगे, भगवान राम की सत्ता को स्वीकारेंगे और एक धर्म एक जाति। ठीक है सिंह साहब प्लीज, मुखिया मिश्रा जी, तंत्र नहीं है, मिश्रा जी प्लीज, तंत्र है तो आपको इसी बात ही रिलेवेंट है भाई जी। ठीक है एक सवाल पूछ लो मिश्रा जी, सिंह साहब से एक सवाल मेरे को पूछ लो। हाँ ठीक है हो गई आपकी बात रिलेवेंट। अगर मुख्यमंत्री आपकी बात समझ गया मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु एक सवाल मैं पूछ लूँ सिंह साहब से। अरे पूछिए सर, हम सवालों से कभी नहीं भागे। आपसे नहीं, मैं सिंह साहब से। 10 पूछिए। अरे सिंह साहब से एक सवाल। मोदी जी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से भागेंगे। अच्छा ठीक है प्रभु, हम मोदी जी नहीं है। ठीक है सिंह साहब एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आपका विकास हो रहा है, विकास की योजनाएं सब पर चर्चा कर दी। आपकी एक खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगी पार्टी की, कि आप रंग बहुत अच्छे से बदलते हैं और इतना स्विफ्टली बदलते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। आप उत्तर भारत में
ईसाइयों के खिलाफ धर्मांतरण का मसला चलाते हैं चर्चेज पर। लगातार ये प्रचार चलता रहता है कि ईसाई जो चर्चेज हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं, और उत्तर पूर्व में सारे के सारे उम्मीदवार ईसाई बनाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में लव जिहाद का मामला चलाते हैं और उत्तर पूर्व में मुसलमानों को उम्मीदवार बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं बनाते, त्रिपुरा में बनाते हैं। अरे खूबसूरती से आप रंग बदलते हैं। आपने सवाल पूछा और बहुत शानदार जवाब सुनिए विजय जी। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी। अगर हम जम्मू कश्मीर में गठबंधन करते हैं तो थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि 370 जैसी धारा समाप्त हो जाती है। अगर हमारे साथ जेडीयू आता है और राम जन्मभूमि पे वो हमारे साथ नहीं देता है, उसके बाद भी भगवान राम का भव्य मंदिर बनता है। मतलब हम साफ गोई से जो हमारा एजेंडा है, हम किसी पार्टी के नाते बदलते नहीं है। और आपके चैनल पे भी कह रहे हैं, सहयोगी चाहे जो भी हो विजय जी, सहयोगी चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा है, जो अंत्योदय की परिकल्पना है, जो एक राष्ट्र की परिकल्पना है, जो हिंदू धर्म की मान्यता है, वो खंडित नहीं होगा। और ठीक है सिंह साहब, ठीक है संजय राणा जी, एक चीज समझाइए, ये राजनेताओं में चाहे वो सिंह साहब हों चाहे मिश्रा जी हों, इतनी खूबसूरती कैसे होती है कि जो इशू है उसके अलावा सब पर बात कर सकते हैं? ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है, बड़ा ही सरल प्रश्न भी है। देखिए विजय जी, ऐसा होता है राजनेता अपने सहूलियत के हिसाब से आंसर देते हैं और उसका उत्तर देना चाहते हैं, और जब उनको सहूलियत नहीं लगती है तो उससे कन्नी काट लेते हैं, चाहे वो हमारे सिंह साहब हो चाहे हमारे मिश्रा जी हो। तो भाई अपने पार्टी की लाइन को रखते हुए कन्नी काटना इनको जरूरी, इनकी मजबूरी भी है, तो उनकी बातों को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि भाई आपने वहाँ पे ईसाइयों को या मुसलमान को क्यों वोट दिया, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो अगर कोई भी पार्टी, हम कहते हो ईसाई हो या मुस्लिम हो या किसी धर्म को मानने वाला है, अगर भारतीय जनता पार्टी में या किसी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता है और अगर अपने डिमांड करता है टिकट को, तो उसको टिकट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर में एक टिकट नहीं दिया संजय जी, क्या बात आप कर रहे हैं? बता रहा हूँ, 60 सीटों में 2 उम्मीदवार मुसलमान हैं त्रिपुरा में। बिल्कुल बता रहे। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप उठा के भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का देखिए तो हमें बहुत कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं मुस्लिम। उसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत कार्यकर्ता कम मिलते हैं। लेकिन संजय सर पूरा का पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा है, प्रदेश में है, जिलों में है, सब है। कैंडिडेट नहीं है, देखिए कैंडिडेट नहीं है बस। अल्पसंख्यक मोर्चे में अधिकतर मुस्लिम है और आप कहते हैं अरे मिश्रा जी, बिल्कुल अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, किसी भी पार्टी में होता है, मोर्चा है, सबका अपना रहता है। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो योग्यता देखी जाती है। योग्यता में क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। 3-4 लोग उम्मीदवार होते हैं, 3-4 लोग उम्मीदवार होते हैं। मुझे लगता है आप भी आ रहे हैं हम लोगों की पाली में। नहीं आप भी आ रहे हैं जल्दी राजनीति में। नहीं मैं राजनीति से, देखिए राजनीति में आऊंगा नहीं आऊंगा वो तो फ्यूचर की बात है मिश्रा जी। हम आपके साथ होंगे या इधर होंगे उधर होंगे, वो तो भविष्य बताएगा। ठीक है, कोई पाप नहीं कर रहे, अगर होंगे भी संजय तो बुराई नहीं है, इसका कोई अपराध नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, रत्नेश जी, एसएन सिंह साहब, संजय राणा जी और मेरे दोनों सहयोगी रवि सराफ और दीपक चौबे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।